प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा, डेमोक्रेसी। अस्सलाम वालेकुम। मैं शादाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के एक खास प्रोग्राम में। ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज पासमानदा समुदाय के बुद्धिजीवी, नेताओं और कार्यकर्ताओं के विचारों को पेश करने का प्रयास है। ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज पासमानदा डेमोक्रेसी मिलकर एक साक्षात श्रृंखला कर रही है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में एक अजीम शख्सियत जुड़े हुए हैं, अमीरुल्लाह अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल्लाह अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप तमाम देखने वाले साथियों को मेरा सलाम, और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि शादाब साहब का जो ये कोशिश है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी दर्शकों को फिर से तहे दिल से सलाम और सब शादाब भाई को शुक्रिया। जी जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका पासमानदा डेमोक्रेसी तहे दिल से इस्तकबाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, अमीरुल्लाह अंसारी साहब, आज हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। जैसे कि आप 2015 में गोपालगंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे। उस दौरान आपने मुसलमान समाज में जात पात के असर कैसे देखे? असल में ये बहुत ज्यादा बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं मुख्तसर में इस बात को बयान करूंगा कि समाज में हम मुसलमानों को सभी लोग कहते हैं कि हम सभी एक हैं, एक साथ नमाज पढ़ने वाले हैं, एक शब में नमाज पढ़ने वाले हैं, एक दस्तरखान पे खाने वाले लोग हैं। अल्लाह और रसूल की बात पर हम एक हैं। बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूं और मानना भी चाहिए, इस पे ईमान भी होनी चाहिए। लेकिन मैंने जब देखा कि दीगर लोगों के साथ जब हमारे तालमेल रहे, उठना बैठना हुआ सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, तो हम सिर्फ लोगों के झंडे ढोने और कुर्सियां उठाने में ही लगे रहे। तब तक तो हम मुसलमान थे, लेकिन जैसे ही हम सोचे, हम ये समझे कि भाई हम भी प्लेटफॉर्म पे आगे आए, हमें भी मुख्य धारा में जुड़ने का हक अधिकार है, हमें भी अपनी मुस्तकबिल बनाने का अधिकार है। तो जब अपने मुस्तकबिल के बारे में हमने सोचा, तो फिर हम जुल्हा दुनिया दर्जी हजाम धोबी हो गए। तो उस वक्त हम मुसलमान नहीं रहे, हमें लोग जो है नीच समझने लगा, हमें छोटा समझने लगा। तो हमको लगा कि नहीं भाई, ये तो जो है गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा अब तो चुनाव लड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, जब तक मुख्य धारा में हम अपनी अगुवाई नहीं पेश करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तब तक हमें लोग हकीर निगाहों से ही देखेगा। तो इसलिए इस गरज से हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव लड़ा। समाज में लोगों को जागरूक किया और लोगों का रुझान भी अच्छा रहा, लोगों की सोच भी अच्छी रही। तो मेरा चुनाव लड़ने का खास मकसद ही रहा कि जब समाज में मैंने भेदभाव देखा, तभी इससे ऊब कर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जी, आप बुनकर मजदूर विकास समिति के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपने बुनकर समाज के क्या खास मुश्किलात देखे आपने? बुनकर समाज का बिहार प्रदेश में कुछ ही जिलों में अपना वजूद है, और वो भी वजूद जो है धरातल पर नहीं है, हाशिए पर चला गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा है, बुनकर समाज का इकोनॉमिकल कंडीशन। आर्थिक स्थिति बुनकर समाज के लिए बहुत ही दयनीय रही है, क्योंकि सरकारी स्तर पर सरकार की तरफ से कोई स्कीम इनके लिए स्पेशल नहीं दिया गया। इनको कोई सरकारी
लाभ मुहैया नहीं कराया गया, जिसकी वजह से बुनकरी जो है इनके हाथ से छूटती गई और इनका अपना पेशा दूसरे पेशा में कन्वर्ट होता गया। इसके पीछे कारण एक और भी रहा कि हर प्रदेश में कोई भी सरकारें हो, माइनॉरिटी के लिए एक स्पेशल जो है कोटा होता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा या फिर उनको मंत्रिमंडल में अपने कोटे के हिसाब से जगह राजनीतिक पार्टियां देती हैं। लेकिन जो भी मुस्लिम अगुवाई करने वाला लीडर जब वहां जाता है, तो उस पार्टी का बंधुआ मजदूर बन के रह जाता है और वो उसी के बातों को उठाता है जो पार्टी चाहती है। बुनकरी के लिए कोई ऐसा लीडर आया ही नहीं जो बुनकरी की आवाज उठाए और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी स्कीम पास कराए। तो मैंने देखा कि भाई सरकार अपने स्तर पर काम तभी करती है जब सरकार से खोजने वाला कोई हो। तो हमारे यहाँ खोजने वाले सरकार का जो स्कीम है, जो बुनकरों के लिए होनी चाहिए, जो बुनियादी जरूरतें, जैसे उन्हें आज के हिसाब से मशीनों का मिलना चाहिए, उनको लोन मिलना चाहिए, उनके काम को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर जो है उनके वर्क किए हुए जो है उनको मार्केट मिलनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को जो है कोई भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से बुनकर हाशिए पे चले गए। जी। आप ऑल इंडिया मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपने कौन सा अहम काम किया? सबसे पहले ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के बारे में हमने ये देखा, जब मैं यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया, तो पासमानदा शब्द पहले मुसलमानों में एक अजूबा चीज था। जब हम पासमानदा की बात करते थे तो दिगर मुसलमान लोग कहते ये पासमानदा है क्या चीज। सबसे पहले पासमानदा समाज के ही लोग, जैसे अंसारी, मंसूरी, दर्जी, हजाम, धोबी, जो लोग पासमानदा पिछड़े समाज में आते हैं, इनको खुद पता नहीं था कि पासमानदा है क्या। तो हमने पासमानदा का जो है इनको डेफिनेशन बताया और पासमानदा के बारे में बताया कि पासमानदा की हालत स्थिति क्या है प्रदेश में और क्यों पसमानदगी के शिकार हम लोग होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने जिला वाइज लोगों को जागरूक करने का काम किया। सभी पासमानदा जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी बिरादरियां हैं, उनको संवैधानिक तौर पे क्या हक मिलनी चाहिए और कहाँ उनका संविधान में जगह है, ये बताने का प्रयास हमने किया। और इस वजह से पासमानदा समाज का बिहार प्रदेश में बाकी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, वहां अब इनके बारे में जिक्र शुरू हो गया, बातें शुरू की गई। तो हमारी जो है कोशिश यही रही, पासमानदा लोगों को जागरूक करना, पासमानदा समाज के जो मुसलमान हैं उनको ये अपने अधिकारों के बारे में बताना, उनके हक के बारे में जानकारी देना, यानी उनको जागरूक करना समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। यही मेरा काम रहा। जी। आपने ऑल इंडिया अंसारी हक मंच के बुनियाद क्यों रखी? इस तंजीम के जरिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, जब मैं पासमानदा महाज से जुड़ा तो आपको याद होगा, इसके पहले अली अनवर साहब ने पासमानदा महाज बनाई थी। डॉक्टर जावेद अली और अली अनवर साहब ने पासमानदा महाज बनाई थी और उस पासमानदा महाज का एक पटना में सेमिनार भी हुआ था, बड़ा सा, गांधी मैदान में, और जिसके एवज में आज के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यसभा में जगह दिया। तो जगह पाकर खैर उन्होंने जो किया, 12 साल तक रहे, लेकिन पासमानदा के लिए जो किया सभी को पता है। मैंने देखा कि पासमानदा में जो दिगर सभी बिरादरियां हैं, उसमें जितनी बिरादरियां हैं, मैंने देखा कि अंसारी समाज को ये लोग अपने से भी पासमानदा समझ रहे हैं। यानी पासमानदा में भी पासमानदा समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा अंसारी है। जबकि किसी भी तरह से कोई भी काम हो राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे, तो पिछड़े मुसलमानों में सबसे ज्यादा अगर जागरूक कोई बिरादरी है तो वो अंसारी है, ये आपको पता है। लेकिन जब हम अपनी बात रखने के लिए पासमानदा के पास जाते हैं, पासमानदा की आवाज उठाने के लिए, तो पासमानदा भी हमारी बात नहीं समझता है, जो दिगर बिरादरियां हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सबको लेकर चलने का मतलब है कि ये जैसे अशराफ मुसलमान हमको कुछ नहीं समझते हैं, वैसे ये भी हमारी कोई बात की वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने केवल एक बिरादरी की बात कही। हमने कहा कि सारी बिरादरियां अपने अपने बिरादरी स्तर पे संगठन बनाए और संगठन बना के अपने लोगों की आवाज को उठाए, अपने लोगों को संगठित करे।
फिर मैंने अंसारी बिरादरी का नाम से अपना संगठन बनाया, अंसारी अधिकार मंच, जो कि मैं काफी दिनों से लगा हुआ हूं और इस पे काफी कामयाबी भी मिली। जब अंसारी बिरादरी संगठन हुआ तो मंसूरी बिरादरी वाले भी अपना संगठन बनाए, राइन बिरादरी वाले भी संगठन बनाए, इदरीसी बिरादरी वाले भी संगठन बनाए। तो मेरा मकसद ये था कि सभी संगठन जब बनेंगे, सबके लीडर जब आ जाएंगे समाज में, तो हम लोग लास्ट में जब चुनाव लड़ने की बात आएगी या हमको इकट्ठा होने की बात आएगी, तो सारे लीडर इकट्ठे होकर आपस में एक हम लोग जिस तरह समझौता करेंगे और एक गठबंधन करके हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी मकसद के तहत हमने अंसारी बिरादरी की बात कही कि जब हम अपनी बात रखेंगे तो वो भी अपनी बात रखेंगे और चारों तरफ से घूम फिर कर घूमने के बाद यही पता चलेगा कि सारे पासमानदा हैं और पासमानदा की बात एक दूसरे के साथ आसानी से लीडरशिप में बहाल की जा सकती है। यही मेरा मकसद रहा है। जी। आ, आपने सियासी सफर में क्या आपने कभी अपनी जात की वजह से कोई रुकावट महसूस की है? हर जगह किया है, हमेशा किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, आज के डेट में एमआईएम, जो भारत में मुसलमानों का मसीहा बनने वाले एमआईएम असद ओवैसी साहब जो हैं, हर जगह मुसलमानों के मसीहा के नाम पे जाने जाते हैं कि मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। मैंने उनको देखा कि मुजफ्फरपुर में उन्होंने उपचुनाव में एक उम्मीदवार गुलाब अंसारी नाम से एक उम्मीदवार उतारा और हमारे गोपालगंज में एक मुस्लिम प्रत्याशी को, अब्दुल सलाम को उम्मीदवार बनाया। तो मैंने ये देखा कि दोनों एक ही पार्टी के प्रत्याशी हैं, बावजूद इसके यहाँ पे हमने इनको काफी सपोर्ट किया। यानी जो ये असलम थे वो अशराफ मुसलमान थे, तो इनको जो है तमाम मुसलमान समझकर हमने इनको सपोर्ट किया। लेकिन वही मुजफ्फरपुर में अंसारी होने की वजह से अंसारी साहब को सिर्फ अंसारी लोग वोट दिए, बाकी कोई वोट नहीं दिया। यानी वहां जो अशराफ मुसलमान थे वो दूसरे गैर मुस्लिम को वोट दे दिए, लेकिन अंसारी को वोट नहीं दिए। तो ये जो चुनौतियां जो हैं आम है, ये होती आती हैं। लोग कहते हैं, असरा मुसलमान कहते हैं कि हम जो है एक हरिजन को वोट करेंगे लेकिन एक जुल्हा को वोट नहीं करेंगे। तो हमने भी सोचा कि भाई जब इतने नीच हम हैं तो हम सिर्फ नीच को ही सपोर्ट करेंगे, इनको क्यों सपोर्ट करेंगे। तो ये हर जगह चलती रहती है, ये छुपने वाली बात नहीं है। भले ही ऊपर ऊपर से जो भी कोई कह ले, इस्लाम मुसलमान का अफीम चटाता रहे, कुरान हदीस की बात करते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि पासमानदा को ये लोग पासमानदा ही समझते हैं, अपने में अपने बराबर नहीं समझते हैं, अपनी औकात में नहीं समझते हैं। इसलिए हम जो है इसके मुखालफत शुरू से रहे हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे ही जब तक ये बदलाव ना आ जाए। जी। मुस्लिम समाज में असराफ और अजलाफ के दरमियान फर्क को आप कैसे बयां करेंगे? बहुत आसान है। आप देखे होंगे मेहनत करने वाले दो, अगर हम जानवरों से तुलना करें तो सेम शकल और सूरत के नजर आने वाले दो जानवर, एक घोड़ा एक गधा, आप देखे होंगे कि अगर दूर से देखा जाए तो दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ी सी साइज में फर्क हो सकती है, उनकी आवाज में फर्क हो सकती है, लेकिन दूर से देखा जाए तो दोनों सेम नजर आएंगे। कभी आपने ये देखा है कि गधा कितना मेहनत करता है? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो गधा ही कहलाता है, और घोड़ा अगर उससे चंद थोड़ी सी मेहनत करे तो भी वो घोड़ा कहलाता है। तो फर्क ये है असराफ और अरजाल में, कि जो पासमानदा मुसलमान है वो दिन रात कुछ भी कर ले, दूसरे के लिए जान लुटा दे, लेकिन वो कभी वो मकाम हासिल नहीं कर पाएगा जो मकाम पे असराफ बैठे हुए हैं। उसके पीछे कि वो मदरसे का सेक्रेटरी असराफ बनेगा, वो जो है किसी भी तंजीम का सेक्रेटरी असराफ बनेगा, कहीं भी सोसाइटी में अगर कोई अगुवाई करने की बात आएगी तो असराफ रहेगा, यानी शेख सैयद खान पठान लोग रहेंगे। जुल्हा धुनिया दर्जी हजाम कुर्सी टेबल और दरी बिछाने के लिए इनके काम दिए जाते हैं। इनको जैसे ऊपर बैठाया जाएगा, इनके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होता है, इनको हकीर निगाहों से देखी जाती है। तो ये फासले जो है बहुत आसान है समझा देना, कोई बड़ी बात नहीं है। अछूत की जिंदगी जीने वाले ये छोटे जात के लोग हैं। जी। क्या आपको लगता है कि मुसलमान समाज में जात के बुनियाद पर रिजर्वेशन की जरूरत है? अगर है तो क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखी,
उस संविधान में अगर संविधान में आरक्षण उन्होंने दलितों के लिए नहीं बनाया होता तो आज दलित सांसद नहीं बनते, आज दलित विधायक नहीं बनते, आज दलित कुर्सी पर नहीं बैठते। उसी तरह से इस समाज को भी आरक्षण की जरूरत है। जब तक इसको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक इसका कोई भी आदमी लीडर नहीं बन सकता है। ये चाहे कुछ भी कर लें, इनको लीडर बनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मुसलमान के नाम पर इनको घेर लिया जाएगा, मुसलमान के नाम पर फतवा लगा दिया जाएगा और जैसे कोई लीडर के लिए खड़ा होगा तो इनको छोटी जाति समझकर छोड़ दिया जाएगा और बड़ी जाति वाले जो अशराफ हैं उनको मुसलमान समझकर हम भी उनको वोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जरूरी चीज है कि आरक्षण जो है मिलनी चाहिए इस बिरादरी को, ये पसमानदा समाज को। जब तक इनको आरक्षण नहीं दी जाएगी तब तक इनको कोई मुख्य धारा में लाने का प्रयास नहीं करेगा और इनको लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करेगा। जी, आपके तजुर्बे के मुताबिक समाज में जात पात को खत्म करने के लिए क्या तदबीर जरूरी है? देखिए, तदबीर जो है जात पात खत्म करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि पासमानदा समाज को अपने बराबर में बैठाने का लोग प्रयास करें। अगर पासमानदा कोई भी क्षेत्र है, कोई भी विधानसभा है, वहां पे पासमानदा वहां पे मुसलमानों की जो आबादी है उसमें पासमानदा को लीडरशिप में आगे रखने का जो अगर लोग प्रयास करें, उनको लीडर बनाएं, तो ये भेदभाव खत्म हो सकती है। इसलिए कि हमारे अंदर भेदभाव नहीं है, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन हमसे ऊपर जो बैठने वाले, अपने आप को अशराफ कहने वाले, हमें कभी भी अपने नीचा ही समझते हैं और उनकी मानसिकता है कि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो शिक्षा की जरूरत है और सियासी एजुकेशन की जरूरत है। किताबी एजुकेशन की नहीं, सियासी एजुकेशन की जरूरत है, सोशल एजुकेशन की जरूरत है इस समाज में। जब तक सोशल एजुकेशन अवेयरनेस नहीं आएगी, सियासी अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक ये ऊंच नीच का भेदभाव खत्म नहीं होगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अमीरुल्लाह अंसारी साहब, आपके बहुत ही अच्छा रहा और आपके जो बातें हैं हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम काम करेगी। और हमारे दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपके मन में भी अगर कोई सवाल होंगे इस मुद्दे से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। अगला इंटरव्यू में हम उसे लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अमीरुल्लाह अंसारी साहब बहुत बहुत इस खास शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी।